में दर्द होना आम बात हो गई है। बुजुर्ग से ले तो पीड़ित रहते ही हैं, आज युवा भी इससे काफ़ी परेशान है। हमारे साथ सत्या हॉस्पिटल के डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर ए के अग्रवाल जी हैं। हम इनसे जाने हैं कि जॉइंट पेन के संबंध में और ये जो आजकल अधिक लोगों को परेशान कर रहा है, इसके संबंध में भी जानकारी लेंगे। तो धन्यवाद और नमस्कार, आपने जो अपना नमस्कार। महत्वपूर्ण समय दिया। सर, ये जॉइंट पेन के पहले बता दीजिए, जॉइंट पेन क्या है? जॉइंट पेन आपने बहुत अच्छी समस्या आपने एक मुद्दा उठाया है जो कि आजकल बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि लाइफ स्टाइल चेंजेज हमारी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा हो गए हैं। सुविधा और विकास के नाम पे हर घर में इतने गैजेट आ गए, इतने रिमोट्स आ गए हैं, टीवी, फ्रिज, हर चीज़, गाड़ी, लिफ्ट, सीढ़ियाँ लिफ्ट में बदल गई हैं, पैदल और साइकिल कारों में बदल गई हैं, मोटरसाइकिल में बदल गई है, सड़कें भी काफ़ी गड्ढे युक्त हो गई हैं, डाइट, किचन सारी ज़मीन से उठ के स्टैंडिंग हो गई हैं। तो इससे जो बदलाव जीवन शैली में आया है, उसकी वजह से घुटनों के दर्द की समस्या आज के दिन एकदम कॉमन हो गई और बहुत कम उम्र के नौजवान युवा लोग भी आज घुटने के दर्द से पीड़ित हैं। सर, पर ये देखा गया है अमूमन कि बुजुर्गों में होती, पर आजकल युवा जो 25 साल से भी कम हैं और उन लोगों को भी ये दिक्कत दे रही है, इसके क्या कारण है? अभी एक स्टडी हुई जर्मनी और फ्रांस में, तो ये देखा गया कि घुटने के दर्द जो कि आज से 20 साल पहले लगभग 63 उम्र में आते थे, 63 वर्ष की उम्र के बुज़ुर्गों में आते थे, आज वो 42 और 43 साल वो एवरेज एज घट गई है। और वो एवरेज एज न केवल घट गई है बल्कि संख्या भी, जो पहले अगर 100 थी तो अब वो 130 के नंबर चली गई, यानी कि नंबर भी बढ़ा है और एज का भी शिफ्ट हो गया है। और इसकी मुख्य वजह जीवन शैली का बदलाव, आधुनिक गैजेट्स को रैम्पेंट हम लोग यूज कर रहे हैं बगैर सोचे समझे कि वो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डाल रहा है। साथ ही साथ हमारा भोजन भी बहुत बदलाव कर चुका है और हमारे भोजन में प्रचुर मात्रा में वो न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, विटामिन नहीं है जो कि हमारे जोड़ के लिए आवश्यक है। सर, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पहले जिस तरह से तेल मालिश की जाती थी और घुटनों की मालिश भी आजकल कुछ कम हो गई, क्या ये भी कुछ कारण है इसको लेकर? थोड़ा बहुत इसका भी प्रभाव है, क्योंकि जब हम मालिश करते हैं तो उससे ब्लड का संचार, रक्त संचार बढ़ता है और अब उसकी भी कमी है, लेकिन उतना अधिक नहीं, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है इससे। कोरोना काल के बाद से कैसे आप देख रहे हैं इसको? कोरोना में एक चूँकि बहुत ही सूक्ष्म वायरस था और उसने बॉडी में जाकर बॉडी की ही कोशिकाओं जैसी अपनी का रूप दे के अंदर इंटरनल इंजीनियरिंग शुरू की, जैसे कि वायरस कंप्यूटर में घुस के कंप्यूटर का डाटा को डिस्टर्ब कर देता है। तो कोरोना के बाद से कई ऑर्गन की, जिसमें कि एक घुटने भी हैं, जोड़ भी हैं, उनकी तकलीफ़ें बहुत यकायक बढ़ गई हैं। कोरोना के बाद घुटनों की समस्याओं में बाढ़ आ गई है। और मतलब कि जैसे घुटने की समस्याओं के साथ जैसे और भी जॉइंट पेन आज हो रहे हैं, उसमें भी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? जैसे कि बैकएक, कमर के दर्द, गर्दन के दर्द, कूल्हे में दर्द, छोटे जोड़ों में, हाथ की उंगलियों में दर्द, ये सब चीज़ें बढ़ गई हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि ज़्यादातर देखा जाता है जब सर्दी का सीज़न आता है, मौसम आता है, तो सर्दी के मौसम में ज़्यादा दर्द होता है, युवाओं को, बुजुर्गों को भी काफ़ी होता है, ऐसा क्यों? सर्दी में एक्चुअली ब्लड का सर्कुलेशन, ऑलरेडी ब्लड की जो धमनी और सिराएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो सिकुड़ जाती हैं ठंड की वजह से। तो इसलिए आवश्यक है कि हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। तो जो आपका पहले प्रश्न था मालिश का, तो वो सर्दियों में बहुत ही उपयोगी है। यदि हम डेली प्रतिदिन कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करके अपने को वार्म अप करें और मसाज, मालिश करें किसी तेल से, गर्म तेल से, तो रक्त संचार बराबर रहता है। अदरवाइज सर्दियों में उनके ब्लड वेसल के सिकुड़ जाने से वहाँ रक्त नहीं पहुँचता और उन जोड़ों में स्वेलिंग आ जाती है रक्त ना पहुँचने के रिएक्शन से, और वो स्वेलिंग दर्द का कारण बनती है। इसलिए सर्दियों में आपने देखा होगा जोड़ चटकते हैं, चट 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 की आवाज़ आती है और उठने में बैठ के काफ़ी देर तक तो जोड़ जैसे जुड़ जाते हैं, उठते ही दर्द होते हैं। इसके लिए एक निश्चित तरीके से आपको प्रयास करने चाहिए जिससे सर्दी में प्रॉब्लम्स ना आए। एक सर, कोरोना काल के बाद सर हम ये जानना चाहते हैं, इसका जो रेट ऑफ परसेंटेज पेशेंट का, खासतौर से इस तरह का पेन, ये हड्डियों से, या जैसा आपने बताया कि इसमें बॉडी के अंदर वायरस जा रहा है
और उसने कई ऑर्गन्स को डिस्टर्ब किया। इसका रेट ऑफ परसेंटेज क्या रहा होगा कोरोना काल के बाद? चूँकि कोरोना भी बहुत ही रिसेंट है और अभी तक चल ही रहा है, तो एग्जैक्ट ऐसी कोई स्टडी तो नहीं हुई है कि जो कि प्रतिशत बता सके, लेकिन हम अपने क्लिनिकल तजुर्बे से और प्रतिदिन की प्रैक्टिस के हिसाब से देख रहे हैं कि लगभग 30 से लेकर 40% तक बढ़ोतरी हो गई है जोड़ के दर्द के रोगियों में कोरोना काल के बाद। सर, जो ये घुटनों के प्रत्यारोपण होते हैं और कूल्हों के होते हैं, वो किस प्रकार से हो रहे हैं और कितने सफल हो रहे हैं? देखिए, क्या होता है कि जब घुटने की आर्थराइटिस हो गई, उसमें भोज्य पदार्थ ठीक नहीं थे, बोन्स की स्ट्रेंथ कम हो गई थी, तो केवल बोन की स्ट्रेंथ नहीं कम होती है, कार्टिलेज जो कि बोन का ही एक हिस्सा है वो भी डैमेज हो जाती है। आप यहाँ इसमें देखेंगे कि ये जैसे सामान्य जोड़ है और सामान्य कार्टिलेज है, ये धीमे धीमे जब इसको भोज्य पदार्थ प्रॉपर नहीं मिलते हैं और जीवन शैली के मैंने जैसे बताया बदलाव हो जाते हैं, तो ये डैमेज होने लगती है। ये देखिए डैमेज हो गए। जब ये डैमेज हो जाते हैं तो जैसे कि आपका टायर गाड़ी का डैमेज हो जाए, फिर गाड़ी कैसे चलेगी, उसी तरह से घुटने और या कूल्हे भी डैमेज होने के पश्चात बहुत ही पेनफुल चलते हैं, लोगों को दर्द होता है, आवाज़ें आती हैं, पूरा मुड़ता नहीं है। तो हमारे पास कोई उस वक्त ऑप्शन नहीं होता है कि हम इस टायर को बदल दें, ये कार्टिलेज को चेंज कर दें, और ये कार्टिलेज को चेंज एक किसी मेटल से इस तरह से घुटना प्रत्यारोपण करके बदल देते हैं, जिससे कि जब ये चले घुटना के मूवमेंट हो तो कोई घर्षण ना हो, कोई पेन ना हो, कोई आवाज़ें ना आए और व्यक्ति दर्द रहित तरीक़ों से चल पाता है। नहीं तो वो सफल होने का कितने परसेंटेज है कि? इसके बारे में आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा है कि बहुत सी भ्रांतियां हैं, खासकर अटल बिहारी वाजपेयी साहब के ऑपरेशन के बाद से भ्रांतियां बढ़ ही गई हैं बल्कि। तो यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि टेक्निक बहुत अब आधुनिक हो गई, आज साइंस इतनी बढ़ गई है, ये सब ऑपरेशन हम लोग कंप्यूटराइज तरीके से करते हैं। वो ऑपरेशन जो पहले 3 घंटे लेते थे, अब 30 मिनट में ऑपरेशन होता है। जो पहले 20-20 दिन तक ऑपरेशन के बाद नहीं चलता था, आज ऑपरेशन होता है तो कल पेशेंट खड़ा हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी दी हैं, तो इससे बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी ऑपरेशन होता है, नेक्स्ट डे पेशेंट चलता है, 3 दिन में घर चला जाता है और अपने काम पे दर्द रहित होके वापस चला जाता है। सर, इसमें कुछ लोग बताते हैं कि स्वेलिंग जो है, घुटनों में स्वेलिंग भी आ जाती है और नसों में भी स्वेलिंग होती है, कुछ ऐसे भी कुछ? जी, जब आर्थराइटिस दोनों कंपार्टमेंट की जगह एक कंपार्टमेंट में होती है तो घुटने में आपने देखा होगा टेढ़े होने लगते हैं, किसी किसी के धनुष जैसे तो घुटने हो जाते हैं। अगर जूते का देखें तो तल्ला दोनों तरफ से बराबर नहीं घिसता, किसी का एक साइड से ज़्यादा घिसता है, कभी आप ऑब्जर्व करिएगा। तो ऐसे रोगियों को पूरे घुटना प्रत्यारोपण की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल वो जो तिरछापन का अलाइनमेंट है उसको हाई टिबियल ऑस्टियोटमी HTO नाम के छोटे से ऑपरेशन से ठीक कर दिया जाता है और घुटना दर्द रहित भी हो जाता है, जो टेढ़ापन है वो भी ख़त्म हो जाता है, लचीलापन वापस आ जाता है और वो जो स्वेलिंग आ रही थी वो भी गायब हो जाती है। सर, 2 चीज़ें बताइए, जैसे पहले इसका लक्षण जो है उसको क्या जैसे क्या प्रत्यारोपण जो होता है वही एक लास्ट स्टेज है कि इसके पहले भी हम उसको किसी प्रकार से रोक सकते हैं, जब पहला स्टेज जो होता है उसमें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने करा है। ये स्टेज ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये स्टेज 1, 2 और 3। तो आप स्टेज 1 और 2 में जब ये शुरुआती दौर पे इसमें छोटे छोटे से डैमेज पॉइंट बने आर्थराइटिस में कार्टिलेज के, तब आप एक ग्रीस जैसा विस्को का इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे कि टायर में रिट्रीडिंग कर देते हैं, रबड़ चढ़ा देते हैं। इसी तरह घुटने की भी कार्टिलेज की रबड़ सी चढ़ जाती है और वो बहुत ही छोटा सा 5 मिनट का प्रोसीजर होता है जो इसमें हम इंजेक्ट करते हैं सावधानी से, और वो पूरे छेदों को प्लास्टरिंग पेंट की तरह से जैसे प्लास्टर कर दिया उस पर तो कवर कर लेता है और वो अगले कई वर्ष तक काम करता है। मतलब फिर ज़रूरत नहीं है, फिर ज़रूरत नहीं उसके बाद। पड़ती है। अच्छा, तो इसलिए ज़रूरी ये है कि रोगी सही समय पे ऑर्थोपेडिक सर्जन या घुटना स्पेशलिस्ट के पास चला जाए। अगली स्टेज में जब वो आएगा इस स्टेज में तो बदलने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता है। नहीं, लोगों को जानकारी भी नहीं होती ना, अब वो आखिरी तक का तो कई चीज़ों पे होता है कि चलिए अब सही हो जाएगा। 2-3 ये भी क्वेश्चन है सर, भ्रांतियाँ बहुत है, मिट्टी के तेल से लोग सही करवा देते हैं, कुछ लोग कहते हैं मिट्टी का तेल रगड़ दो तो बस आपका घुटना दौड़ने लग जाएगा, और भी कुछ चीज़ें देसी घी से भी करते हैं कि गाय का देसी घी आप रगड़िए क्योंकि उसके अंदर का लुब्रिकेंट खत्म हो गया है। भ्रांतियाँ बताइए सर, ये क्या है और इसको कैसे? ये वाकई में आपने सर इसका भ्रांतियाँ, और अपने हिंदुस्तान में
मतलब बिल्कुल बुरा ना मानिए, फ्री की एडवाइस देने वाले हर जगह के। मैं एक बार रिक्शा पे जा रहा तो मैं आपस में बात कर रहा घुटने में दर्द हुआ तो वो भी राय देने लगा कि ऐसे ऐसे कर लीजिए। तो उसकी कोई कीमत नहीं है, तो जिसकी कोई कीमत नहीं है तो उसकी वैल्यू भी क्वेश्चन मार्क है। तो नहीं, ठीक है, उनके छोटे मोटे फर्क आते हैं सर्कुलेशन बढ़ाने का, लेकिन कोई बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देना ये डाउटफुल है। क्योंकि उसमें पैसा नहीं लगता है उस फ्री की राय में, तो कोई कंप्लेन करने भी नहीं जाता है भाई आपने जो राय दी थी उससे ठीक नहीं हुए। तो उन रायों से बचें और प्रोफेशनल विशेषज्ञों की राय लें। डरें नहीं कि उनके पास जाने से घुटना ही बदल दिया जाएगा। नहीं तो अच्छा, दूसरा ये कि भारी वजन भी क्या एक कारण है इसका? जो बहुत बड़ा कारण है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा कारण है। 1 किलो वजन बढ़ने का शरीर पे 7 किलो वजन घुटने पे आता है। अगर आपका वजन पहले 60 था और अब 61 हो गया तो घुटने पे लोड 60 से 61 नहीं होगा, 67 होगा। 7 किलो का लोड एक्स्ट्रा बढ़ता है। ऐसे फिजिक्स की डिजाइन से घुटने बने हुए। इसलिए सबसे पहली राय घुटना दर्द के रोगियों को हम यही देते हैं कि आप प्लीज़ अपना वजन जो आपका होना चाहिए वो करें, यानी कम करें वजन। कितना सर ये वजन होना चाहिए? वजन हाइट हाइट के से डिपेंड करता है कि जितनी हाइट है उसका एक चार्ट है। उस हाइट के हिसाब से जैसे कि 5 फुट 5 इंच अगर हाइट है तो उसमें लगभग 55 किलो एक सामान्य व्यक्ति का होना चाहिए। केवल हाइट ही नहीं बल्कि बॉडी के 3 फ्रेम होते हैं, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज। तो किसी जैसे पहलवानों की लार्ज फ्रेम की बॉडी होती है, कुछ पतले हॉकी प्लेयर बैडमिंटन प्लेयर्स की सिंगल फ्रेम पतले फ्रेम की होती है, तो उससे भी 2-2 किलो का फ़र्क आ जाता है। तो हाइट एंड बॉडी फ्रेम के टाइप से वज़न, नॉर्मल वज़न की रेंज आपको पता लगता है। इधर सर जो ओपीडी आपकी हो रही है उसमें ओपीडी हम ये जानना चाह रहे हैं सर, यंग एज की कितनी उम्र के बच्चे यंग में आ रहे होंगे आपके पास जो घुटने समस्या से क्रिएट होने लगे? जो 50 के बाद हम लोग जानते थे पहले कि जी। दादी हैं तो अब घुटने की प्रॉब्लम को होनी है, जी, अब वो यंग एज में कितने एज में आ गई है? अभी भी ये तो है कि बुजुर्गों को ज़्यादा है, लेकिन यंग एज वाले भी जो पहले कभी नहीं आते थे, अब 30 से 40% रोगी घुटने दर्द के यंग हैं। ये जान के आपको भी आश्चर्य होगा, हम भी बड़े हैरत में हैं। चिंता का विषय है कि चिंता का विषय है कि हमारी युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है। इसका सर सबसे बड़ा कारण क्या है? इतनी यंग एज में इस तरह की समस्या क्रिएट होने लगी तो सबसे बड़ी समस्या क्या है इसमें? क्यों ऐसा होने लगा? देख तो रहे हैं कि हर घर में जोमेटो, स्विगी और फास्ट फूड और लाइफ स्टाइल चेंज, मैंने बताया फूड हैबिट्स बहुत बड़ा कारण है, जिसमें कि जंक फूड स्वास्थ्य टेस्ट है लेकिन कितना हेल्दी है ये कुछ कोई इस तरफ दिशा में नहीं है। पहले अपने दादी नानी बाजरा की रोटी और गुड़ और घी और अलसी का तेल और तिल और ये सब चलते थे, वो घरों से गायब हो गए हैं। उनको सबने मैगी और बर्गर ने अभी आ रहे हैं चूंकि फास्ट फूड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है बॉडी को, तो किस तरह से हमको डैमेज करता है? सबसे पहले इसका क्या यहाँ घुटने में ये किस तरह से जाके प्रॉब्लम जी, क्रिएट करता है? घुटने को प्रतिदिन जो चीज़ों की आवश्यकता है, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एक निश्चित रेशियो में, उसके बाद विटामिन डी, कैल्शियम, मिनरल उस अनुपात में पहुँचे तब तो वो रह पाएगा। आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसमें 6 इंग्रेडिएंट हैं, अब 6 इंग्रेडिएंट पहुँच नहीं रहे, एक ही इंग्रेडिएंट पहुँच रहा है, वो है फैट फैट फैट। तो प्रोडक्ट कैसे बन के निकलेगा? तो वो घुटने को रिप्लेस कर रहा है उस चीज़ों से, तो जो उसकी स्ट्रेंथ गायब होती चली जा रही। जब आप खड़े हो रहे हैं तो वो लचक रहा है, उसकी कार्टिलेज डैमेज होती चली जा रही। तो भाई एक प्रोपोर्शन में आप मकान सीमेंट बनाते तो इतनी मोरंग, इतनी बालू, इतनी सीमेंट होगी। अब आप उसमें से एक कंटेंट ही हटा दें, सीमेंट ही हटा दें, मोरंग और पानी से बनाने लगें तो स्ट्रेंथ नहीं आएगी। इसी तरह फास्ट फूड खराब कर रहा है। जो सर्दी अब चालू हो गई है, शीतलहर चल रही है, किस प्रकार से बचाव करें जो घुटनों से परेशान हैं लोग? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सर्दियाँ आ रही हैं, आपका रक्त संचार जोड़ों का कम हो रहा है, उनको बढ़ा के रखना है। 1, उनको ठंड से बचाएं यानी कवर करके रखें, गर्म कपड़े पहने। 2, फिजिकल आप रज़ाई में ना दुब के रहें, डेली कुछ शेड्यूल बनाएं, फिजिकल एक्सरसाइज करें जिससे कि रक्त का संचार उसमें बराबर जाए। आप बाहर अगर ठंड है नहीं जा सकते, घर पे ही कुछ एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें। हर जोड़ को आप 20-20 बार चलाएं। शरीर में जितने जोड़ हैं घर पे ही बैठ के चला सकते हैं। तीसरी चीज़, गर्म पदार्थों का सेवन करें। गर्म पदार्थ होते हैं जैसे कि लौंग, काली मिर्च, सौंठ, अदरक, जो अपने घरों में बुजुर्गों से हम लोगों ने सीखा है कि क्या चीज़ें गर्म हैं,
उन पदार्थों का सेवन करें। और इस तरह से तिल, इस तरह से हम सर्दियों में गुड़, बाजरा, मोटे अनाज खाएं। बाजरा और जौ अभी बहुत तेज चल रहा है, मोटे अनाज को वापस ला रही है सरकार। बहुत ही अच्छी आदत है। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लें। नेचर और ईश्वर का न्याय बहुत ही बड़ा है। उसने उस सीजन में, सर्दियों में ऐसे फसल चारों तरफ आपके उगाई है, ऐसे ग्रेन्स हैं, ऐसे फल हैं, ऐसी सब्जियां हैं जो आपको उस वक्त ज़रूरी चीज़ें, विटामिन्स देती है। आप ऐसा ना करें कि सर्दियों में कोल्ड स्टोरेज से लाई हुई फल लाएं जो कि उस वक्त नहीं होते हैं, और गर्मियों में ठीक उल्टा करें। जो पैदा आसपास हो रहा है वही फल और सब्जियां लें, तो वो सारे सप्लीमेंट्स आपके बराबर बनाए रखेगा। सर, ये तो आपने बचाव के उपाय बताए और घुटनों को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं, इसके लिए आपने बहुत अच्छे उपाय दर्शकों को हमारे बताएं। लेकिन सर, जो एक मेन चीज़ है, आपने हजारों घुटने के प्रत्यारोपित किए हैं। घुटना प्रत्यारोपण के बाद वो जो हमारा रोगी होता है वो क्या अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस उसी तरह से लौटता है, या कुछ उसको परेशानियां आती हैं, कुछ समस्याएं आती हैं? अगर आती हैं तो वो समस्याएं क्या है, या पूरी तरह से सफलतापूर्वक रहता है? घुटना प्रत्यारोपण के बाद वो एक्सरसाइज भी कर सकता है, दौड़ भी सकता है, सारी चीज़ें, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ आप बताएं। पहली बात तो आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वो सामान्य परिस्थिति में लौट पाता है या नहीं। देखिए, सामान्य परिस्थिति किसे कहते हैं? घुटना प्रत्यारोपण किसी 20 साल के यंग लड़के का नहीं होता। घुटना प्रत्यारोपण 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष के वृद्ध लोगों का होता है। उस 80 वर्ष के लोगों की सामान्य दिनचर्या आप यंग व्यक्ति से 20 वर्ष के यंग लड़के से नहीं कर सकते। 80 वर्ष की सामान्य अवस्था ये है कि हम सुबह उठें, हम टॉयलेट जा सकें, अपने आप नहा सकें, पूजा कर सकें, वॉक पे 1-2-4 किलोमीटर जा सकें, पड़ोस में जा सकें, सीढ़ी चढ़ सकें, सीढ़ी उतर सकें, ज़मीन पे या चेयर पे बैठ पाएँ, उठ पाएँ अपने आप। तो ये सारी समस्याएं इस घुटना प्रत्यारोपण के बाद आप कर सकते हैं। तो इसे मैं कहूँगा कि आप पूरी तरह से सामान्य दिनचर्या में वापस आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना जो समय दिया और बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस प्रकार से हम अपने घुटनों को मालिश के जरिए भी स्वस्थ रखें, और जब अगर नहीं होता तो कब प्रत्यारोपण करवाएं। इसका बहुत बहुत सर धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।